हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS स्पीशीज में आपका स्वागत है। बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड द रीजनल ग्रुपिंग्स इन यस्टरडेज क्लास लाइक बिम्स्टेक, सार्क। तो इन सब के बारे में हमने जाना एंड मैंने ये भी आपको बताया कि किस प्रकार से जो आपके सार्क है या फिर बिम्स्टेक है, इनकी रेलिवेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन देखने को मिला है। एक्चुअली वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you the region. So, after discussing all these regional groupings, hope you understood all these in clear manner. Now we are going to start with the India-Africa relations. अब UPSC ने PYQ में आई थिंक कि 2 क्वेश्चंस पिछले 7-8 सालों में इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, और ख़ासकर इसमें जो अफ्रीका की पोटेंशियल है उसको थीम बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैंस हम जब भी अफ्रीका को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया एंड इट्स रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will look some important facts regarding Africa. Then we will clearly understand what is the need for India to making better relations with Africa or the African countries. ठीक है? So first let's look at the map. When we look at the map, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पूरा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और आपको पता होगा you have studied in geography that African continent is a part of Gondwana land. Just like the Indian peninsula is a part of Gondwana land, similarly the African continent is a part of Gondwana land. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये है कि जिस प्रकार से आपको इंडिया में वेराइड रिसोर्सेस मिलते हैं, मेटालिक रिसोर्सेस, नॉन मेटालिक रिसोर्सेस लाइक आयरन, एल्युमिनियम एंड मैनी थिंग, मिका, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो रिसोर्सेस मिलते हैं ये एक्चुअली बेसिकली भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दैट्स वाई इंडिया में वो रिसोर्सेस मिलते हैं। हैंस एंड इन सिमिलर वे द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गोंडवाना कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर भी आपको रिसोर्सेज भारी मात्रा में मिलती है, चाहे डायमंड हो, चाहे आपका आयरन हो, चाहे अल्मुनियम हो, तो भारी मात्रा में यहाँ पर रिसोर्सेस मिलती है। तो एक तो कंटेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है बेसिकली देयर आर ए ग्रुप ऑफ 54 कंट्रीज, तो 54 कंट्रीज इन टोटल है। लेकिन फिलहाल अफ्रीका में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट नहीं है, खासकर यहाँ की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, ट्राइबल्स डोमिनेट करते हैं, साथ ही साथ बैकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मिंग होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए अफ्रीका एक पोटेंशियल के रूप में है, ठीक है। जैसे कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज की बात करो, उसको आप 200 साल 300 साल पहले लेके जाओ तो पोटेंशियल उसमें काफ़ी था टू ग्रो, एंड जैसे जैसे समय के आगे बढ़ा एंड दे ग्रोन एंड दे utilize their resources with the development of technology and ultimately they became one of the growth power in the world. तो इसी प्रकार से अभी अफ्रीका में ग्रोथ की पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, स्किल बैकवर्डनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, इनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। इन 2023 पेपर UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन भी पूछा गया आपका कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग थी, सूडान या फिर माली या फिर गुयाना, यहाँ पर जो चीज़ें अभी घट रही थी न्यूज में थी, क्यों थी? तो वही है कि आपका जो कूप हुआ उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपने देखा भी होगा। तो वही बात है, तो ये बेसिक चीज़ें हमने आपको दिखाया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो कि जब हम इंडिया और अफ्रीका के लोकेशन की बात करें तो बीच में आपका आता है इंडियन ओशियन, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखो ये जो आपका
कौन सा है, ये स्वेज कैनाल है। हाँ, तो स्वेज कैनाल बेसिकली है किसका, तो एक्चुअली ये आपका इजिप्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इजिप्ट भी तो अफ्रीकन कंट्री है, और ये इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है भारत के लिए कह लो या फिर किसी भी देश के लिए कह लो जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड करते हैं, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो इन सब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज भारत अपने प्रोडक्ट्स इधर से मेडिटेरेनियन सी के होकर बाकी यूरोप में या फिर अदर देशों में पहुंचाते हैं, एंड इन द सेम वे भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर ये जो स्वेज कैनाल है इसी के रास्ते वो इंपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ये रेलिवेंसी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि लगभग मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन अफ्रीका में निवास करते हैं। ठीक है, 1.2 बिलियन है अप्रोक्स, तो वो देख लेना, वो इधर उधर कुछ हो जाता है, तो 1.2 बिलियन बिलियन पॉपुलेशन। तो भारत जो है मेडिसिनल क्षेत्र में काफ़ी आगे है, और भारत इन देशों के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी का काम कर सकता है, क्योंकि भारत जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जनरली उनके प्राइसेस लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांडेड एंड पेटेंटेड मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली भारत अफ्रीकन कंट्री के नीड को फुलफिल भी करता है, और इतना ही नहीं, ह्यूज मार्केट भी भारत के लिए अफ्रीका हो सकता है। ठीक है, फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटी जैसे आपका शुगर या फिर आपका वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब आपके अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इस एंगल से भी आप जज कर सकते हो। तो हमारे जो रिलेशन होगा वो गाइडेड होगा आपका एक तो इकोनॉमिक रिलेशन से, ठीक है, एक आपका डिफेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, और एक आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बोथ वेयर ए पार्ट ऑफ कॉलोनिस्ट माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, एंड अल्टीमेटली अफ्रीका ने भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, एंड इंडिया ने भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, एंड बोथ गेन इंडिपेंडेंस। तो कहीं ना कहीं जो पेन, जो बैकवर्डनेस अफ्रीका ने झेला, इंडिया ने भी झेला, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की बात चलती है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ही, साथ ही साथ और भी आपके इम्प्रूवमेंट सबकी बात चलती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर अभी यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिसके कारण आपका जो पोटेंशियल अफ्रीका का वो निखर नहीं पाता है। ये बेसिक चीज़ हमने आपको बताया, तो ये बातें हो गई। उसके बाद इंडियन ओशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और भारत को थोड़ा सा इंगेजमेंट और बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि हर टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कि चाइना का रोल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर लो, है ना। हमने सार्क मेंबर कंट्रीज में भी देखा या फिर आसियान में भी देखा, यहाँ पर भी वही बात है, मिडिल ईस्ट में भी चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत को भी और रिलेशंस मजबूत करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि अफ्रीका में इन्वेस्ट करे, या फिर अफ्रीका जो भारत के लिए एक बड़ा मार्केट हो सकता है, वो खो देगा। ठीक है, तो ये सब हम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। तो कंट्रीज की संख्या क्या हो गई, 54 के अप्रोक्स हैं, और बेसिक चीज़ें वही है आपका मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, एलोंग विथ एक चीज़ें यही याद रखनी है कि अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है, और थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यूनिटी या पीस या स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। उसका इम्पेक्ट क्या होता है कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे तो थोड़ा सा पीछे हट जाता है बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी। जैसे वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आता था अब तो बंद हो गया, तो उसमें
वन ऑफ द पॉइंट वाज कि वहाँ पर भाई साहब स्टेबिलिटी होनी चाहिए देश में, तभी तो बिजनेस प्रमोट हो सकेंगे। इफ़ देर इज़ नो स्टेबिलिटी तो कंपनी क्यों रिस्क लेगी कि भाई इन्वेस्ट करो और पता चला कि इन्वेस्टमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो दैट वी शुड कीप इन माइंड वाइल स्टडिंग ऑल दीज रिलेशंस। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस बेसिक इशू नाउ वी कम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इंडियन कॉन्टिनेंट है उसके बीच आपका इंडियन ओशियन है ना। तो इंडियन ओशियन रीजन कनेक्ट्स अफ्रीका एंड इंडिया। एंड अफ्रीका की बात करें तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सब आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नॉट फॉर द मेंस। हमें तो बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका हमें देखने को मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड सिमिलैरिटी हम अफ्रीका को हेल्प एक्सटेंड करते हैं वाया इंडियन लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक प्रकार से लोन ही होता है, ठीक है, जो या तो लंबे अवधि के लिए दिया जाता है विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, ताकि कंट्रीज को चुकाने में सहूलियत हो सके। एलोंग विथ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स कि वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्पावर करो, ह्यूमन कैपिटल बिल्टअप करो, ऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स। एंड अभी प्राइमरली अफ्रीका की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इंडिकेट्स कि फूड सिक्योरिटी के लिए अफ्रीकन कंटिनेंट एक महत्वपूर्ण रोल आने वाले भविष्य में निभा सकता है, बिकॉज पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ना। अभी वहाँ पर कोई उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर से वो नहीं हुई है, तो पोटेंशियल है। अभी बहुत सारे कंट्रीज सब्सिस्टेंस लेवल पर एग्रीकल्चर करते हैं, तो अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी सब आती है तो जाहिर सी बात है उसी लैंड से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, बिकॉज तब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बातें हो गई सेंट्रलिटी टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, रिसोर्सेस के प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सब बातें हैं। और दूसरी तरफ ये है कि ये सब बात को चाइना काफ़ी अच्छे से समझ रहा है, दैट्स वाई वो भी अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट, असिस्टेंस, फॉरेक्स मनी, जो भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं लीड करना पड़ेगा, अदरवाइज भारत इस अपॉर्चुनिटी को खो देगा। ये हमने देखा। अब जो हमने डिस्कस किया वही 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर समराइज कर सकते हो। वाई इज़ द अफ्रीकन कंटिनेंट इम्पॉर्टेंट? तो एक तो ये कि नेचुरल रिसोर्सेज का एबंडेंस है, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, और इन सब की डिमांड ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के टर्म्स में देख लो, लगभग मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो बेटर स्किल्स, बेटर एजुकेशन सब अगर इन्हें प्रोवाइड होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करवाना हो तो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में तो बदलना पड़ेगा ना, तो वो बातें हो जाती है। एंड वी हैव द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में आपका ये अफ्रीका है ना। इस साइड आपका अटलांटिक है, इस साइड आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। ऊपर चले जाओ तो मेडिटेरेनियन सी भी है। ये बातें हो गई। और इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी रखता है अफ्रीका। तो वैसे तो जो 2019 में कंट्री अफ्रीकन देशों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो 3.2% था। एंड वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज, ऐसा नहीं कि सभी। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के क्या आयाम है, क्या डायमेंशंस है, तो एक तो हिस्टोरिकल डायमेंशंस पर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ने कहीं ना कहीं गुलामी सही है अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। एंड वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपार्थाइड सिस्टम कह लो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। एंड वहाँ पर महात्मा गांधी ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया टू फाइट अगेंस्ट दीज डिस्क्रिमिनेशन, नॉट ओनली फॉर द इंडियन कम्युनिटी बट फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका।
एंड इनके इन्हीं एक्शंस के कारण लोग एम्पावर हुए, लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी एंड बहुत सारे जो पर्सन्स है वो प्रभावित हुए, फ्रॉम महात्मा गांधी लाइक योर नेल्सन मंडेला एंड ऑल्सो अदर पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हो गई। उसके बाद एंटी कॉलोनियल, एंटी रेसिस्ट इंस्टेंस, फॉर्मेशन एंड सर्वाइवल ऑफ कंटेम्प्रेरी वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सब का जो शेयर्ड वैल्यूज है भारत और अफ्रीका दोनों प्रमोट करता रहा है। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इसको समझना कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल, तो आप समझो कि कितना महत्वपूर्ण भारत का रोल रहा होगा कि एक तरफ जब कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था, यानी कि 1945 की बात है जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेके टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि 1990s तक। तो इस फेज में क्या था, दो पावर डोमिनेट कर रहे थे। वन वाज योर यूएसएसआर, दैट इज बेसिकली रशिया एंड अदर कंट्रीज जो अब डिसोशिएट हो चुके हैं, एंड प्लस यूएस। तो कोल्ड वार में क्या था कि ये दोनों देश अपने आप को डोमिनेट करवाना चाहते थे इन द वर्ल्ड। तो यूएसए का अपना जो भी पॉलिसी चलता था लाइट्स कि भाई सब ग्रुपिंग्स बनाओ या फिर वेरियस कंट्रीज को अपने ग्रुप में गुट में शामिल करो, है ना, उसी प्रकार से यूएसएसआर का चलता था। लेकिन उस समय आपको भी पता होगा कि इंडिया भी उसी प्रकार की स्थिति में था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कोल्ड वॉर की इरा शुरू हो चुकी थी। तो इंडिया अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ था, तो अल्टीमेटली किया तो किया जाए। अब जाहिर सी बात है, एक से आज़ाद होकर अब दूसरे के पक्ष में तो जाएगा नहीं कि भाई साहब हम यूएसए के साथ हो जाते हैं या फिर यूएसएसआर के साथ हो जाते हैं। तो भारत ने यहाँ पर लीड रोल निभाया। लीड रोल निभाने का मतलब ये हुआ कि इंडिया एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे यूगोस्लाविया सब हो गया, इक्वेटोरियल गिनी आई थिंक वो भी थे, वो सब हो गया। तो वो सब एक साथ आए और अल्टीमेटली नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का निर्माण किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब ना हम यूएसएसआर के तरफ है ना हम यूएस के तरफ है, हम तो न्यूट्रल है ना, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे और हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जाएंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि देंगे। ये था आपका नेम का ऑब्जेक्टिव, है ना। और इसमें आपका वही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये बातें हो गई। तो जब ये अफ्रीकन कंट्रीज भी आज़ाद हो रहे थे, तो अब ये भी इन देशों के प्रभाव में ना आ जाए, तो ये जो एनएएम है ना, एनएएम ने इनका साथ थाम लिया, मतलब इनका हाथ थाम लिया, कह लो ऐसे कह लो। तो ये भी क्या होने लगे कि न्यूट्रलाइज होने लगे कि ना हमें इधर जाना है ना उधर जाना है, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारी जो पॉलिसी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द डीलिंग ऑफ फॉरेन रिलेशंस वो इंडिपेंडेंट रहेगी। ये सिंपल सी बातें थी। समझ सकते हो कि क्या रोल एनएएम ने उस समय निभाया होगा। ये बातें हो गई। उसके बाद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल विजिट्स लीडर्स के द्वारा होते रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इंगेजमेंट होते रहता है, वेरियस इन डेप्थ अफ्रीकन समिट होते हैं। इकोनॉमिक लेवल पर भी कॉपरेशंस डिपेंड हुई है, बट चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अगर हम देखें तो उसका जो ट्रेड डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। और ये तो हम अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी देख चुके हैं, आसियान के साथ भी देख चुके हैं। तो चाइना का डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड तो ज़्यादा ही रहा है एज कम्पेयर टू द इंडिया। तो हम तो पहले अपनी बात पॉजिटिव बात तय करेंगे यहाँ पर। जैसे 2018 की बात करें तो बायलेटरल कॉमर्स यानी कि बायलेटरल ट्रेड जो है बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडिया, वो आपका लगभग $62 बिलियन था। लेकिन वही बात है, अब देखो यहाँ पर चाइना और अफ्रीका के बीच जो टोटल ट्रेड वैल्यूशन की बात करें तो मोर देन $200 बिलियन। और 2022 में ये जो आपका ट्रेड
वैल्यू है वो 284 बिलियन डॉलर हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि जो डिपेंडेंसी अफ्रीकन कंट्रीज की विद रिस्पेक्ट टू चाइना वो बढ़ रही है। ठीक है, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पास में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए है ना, टू डिपेंड द कॉपरेशन लाइक फोकस अफ्रीका, टीम 9, और भी है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ लाइन ऑफ क्रेडिट भारत टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते रहता है टू द अफ्रीकन कंट्रीज। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, इंडिया ने लगभग $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रोक्स 100 प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया इन 41 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इन सब प्रोजेक्ट के माध्यम से वहाँ पर आईटी डेवलपमेंट होगा, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं और सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में वो भी एक्सपेंड हुआ है काफ़ी तेज़ी से इन द रिसेंट ईयर्स। एंड कहा जाता है कि इंडिया जो है वो अफ्रीका में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, और अप्रोक्स लास्ट 26 ईयर्स में $54 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने अफ्रीकन कंटिनेंट या अफ्रीकन कंट्री में किया है। तो ये सब चीज़ें। नाउ वी कम टू द डिफेंस रिलेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफेंस, तो डिफेंस भी एक न्यू एरिया ऑफ कोलेब्रेशन बन रहा है। क्यों डिफेंस एक न्यू एरिया ऑफ कोलेब्रेशन बन रहा है? इट इज़ बिकॉज जब कंट्रीज धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करती है तो उनको सिक्योरिटी की भी चिंता होती है कि भाई साहब हम अपने देश की सिक्योरिटी कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो हमें हथियार चाहिए, उसके लिए आर्म्स चाहिए, उसके लिए डिफेंस प्रोडक्ट चाहिए। तो अब उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो नहीं है कि अभी वो इक्विपमेंट विथ मोर पावर प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जैसे भारत भी बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाता है और ख़ासकर काफ़ी ज़्यादा कम दामों पर, तो भारत इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देख सकते हो फैब 2020 में 2020 इंडिया होस्टेड द अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, और इंडिया आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट अफ्रीका में बढ़ाने वाली है। उसके बाद डिफेंस एक्सपोर्ट 2020, जहां पर 50 अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट हुए थे, एंड दैट लेड टू लखनऊ डिक्लेरेशन, जहां पर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे निपटने के लिए बात पर सहमति हुई। नाउ कॉपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज। तो कौन कौन से ग्लोबल इश्यू जहाँ पर देशों के बीच कॉपरेशन की बात चल रही है, तो ग्लोबल इश्यूज पर हमेशा कॉपरेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप समझो है ग्लोबल मुद्दा और 2-3 देश से उसके सॉल्व करना चाहें तो इट कैन नॉट बी सॉल्व। जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इट इज ग्लोबल इशू, तो इट कैन बी हैंडल्ड विद द ग्लोबल कम्युनिटी एंड मल्टीलेटरल कंट्रीज, अदरवाइज दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉर्ट आउट। लेकिन दिक्कत ये भी हो जाती है कि जैसे जैसे हम ग्लोबल की तरफ जाते हैं तो जो आपका अकाउंटेबिलिटी है वो घटती है। जैसे डिस्पाइट वी हैव मैनी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन है, अदर है, लेकिन वही बात है अकाउंटेबिलिटी घट जाती है क्योंकि वहाँ पर सहमति नहीं बन पाती है। कुछ देश बोलते हैं कि हम पालन करेंगे, कुछ बोलते हैं नहीं पालन करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर तो यही होता है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो चलो हम लीगल बाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कौन किसको बाइंडिंग करवाएगा? हु विल बी द अकाउंटेबिलिटी शटर इन द इंटरनेशनल सिनेरियो? ये सब बातें हैं। तो कॉपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज़ की बात करें तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर कॉपरेशन की बात वो नहीं है, जहाँ पर पॉवर्टी खत्म करने की बात है, क्योंकि पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अफ्रीका में हमें देखने को मिलती है, अलॉन्ग विथ हंगर, कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज आप बहुत सारे जो वायरल डिजीजेज हैं आप देखते होंगे कि वो अफ्रीका से स्प्रेड होकर आ रही हैं, है ना? तो ये आपने देखा होगा, सुना होगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इस सब पर कॉपरेशन, फ्री एंड फेयर ट्रेड,
एंड साउथ साउथ कॉपरेशन वाया वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, IBSA इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, तो इन सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से साउथ साउथ कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि भाई साहब ये जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्री है और सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है ये रिलेटिवली वेल डेवलप्ड है, एडवांस है, इनकम लेवल सबका हाइयर है, लेकिन यही आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज है रिलेटिवली पुअर है ना, डेवलपमेंट के लेवल में काफ़ी पीछे है। तो इनको क्या चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, मदद चाहिए। तो इनकी सुनेगा कौन, तो इंडिया सुनता है। ठीक है, इंडिया एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज की हाँ इनके नीड को हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पीछे है, तो इनको आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब बातें। उसके बाद एफ्रो एशियन सी कॉरिडोर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, जो कहा जाता है कि जो चाइनीज का OBOR प्रोजेक्ट है उसका अल्टरनेटिव है, और ये आपका इंडिया और जापान की मदद से लॉन्च किया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, और जापान दूसरी तरफ हाई इन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज इंगेजमेंट है अफ्रीका में वो तो बढ़ रही है, बिकॉज चाइनीज को पूरी तरीके से ये आकलन है या फिर आइडिया है कि यहाँ पर अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर अगर देशों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर लोकेटेड नियर बाय इंडियन ओशियन, लाइक सोमालिया की बात कर लो, जबूती की बात कर लो, है ना। तो ये है। तो धीरे धीरे चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अफ्रीकन कंट्रीज में, एंड देख सकते हो आज चाइना अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, एंड अफ्रीका का सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर लोन बाहर से अफ्रीकन कंट्रीज को मिलता है तो वो चाइना ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वेरियस डोमेन्स में चाइना इंटर कर चुका है, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट हो, अब तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इंटर कर रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है रिलेटिवली काफ़ी पीछे है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है। तो वहाँ पर अगर प्रोडक्शन को बूस्ट करना है तो टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। जैसे भारत में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, चाहे आपका सीड्स में मॉडिफिकेशन की बात हो, चाहे आपका वेरियस न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बात हो, है ना। तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर मिलती है वहाँ पर तो प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो चाइना इस फील्ड में भी कोऑपरेट कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। तो ये है। एंड फिर यहाँ पर देखो एग्जांपल के तौर पर जैम्बिया में चाइनीज फर्म्स मतलब कंपनीज आर इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू कम्बैट ट्रेडिशनल चैलेंजेस, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव हो सकता है, डिजीज पर सर्विलेंस रखा जा सकता है, साथ ही साथ आपका जो फसल की क्वालिटी है, हेल्थ है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से आपका एक्शन भी लिया जा सकता है ना। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सबको बढ़ाने के लिए 20 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स खोले गए हैं इन द कंटिनेंट, जहाँ पर चाइनीज एग्रो इकोनॉमिस्ट, कौन है, चाइनीज एग्रो इकोनॉमिस्ट वर्क ऑन डेवलपिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज एंड, ताकि इन क्रॉप वेराइटी से क्रॉप यील्ड्स बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड अगर हम बात करें टेक अवेज फॉर इंडिया, तो भारत ने भी कोशिश किया है कि एग्रीकल्चर कॉपरेशन हो, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कि भाई साहब हाँ कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये सब जो आइडियाज़ हैं वो शेयर किए जाते हैं। अलॉन्ग विथ इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मलावी, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट लोन्स देने की बात हो, या फिर मशीनरी सप्लाई करने की बात हो, या फिर ये भी है फार्मलैंड्स को एक्विजन करने की बात हो, एक्विजिशन मतलब ग्रहण करने की बात हो,
and presence of Indian entrepreneurs in the African agriculture ecosystem. एंड ये ध्यान रखना कि अफ्रीका में भी जो इंडियन फार्मर्स हैं उन्होंने लगभग 6 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड खरीदे हैं फॉर कॉमर्शियल फार्मिंग इन अफ्रीका। तो लैंड एसेट भी खरीदा जा सकता है इंडियंस के द्वारा इन द आउटसाइड ऑफ इंडियन कंट्री। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। एंड 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट लाइक व्हाट सेट्स अपार्ट इंडिया इन अफ्रीका। तो इंडिया किस प्रकार से अफ्रीका के साथ रिलेशंस लंबे समय से कैरी आउट करते आ रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैक ऑफ हिस्टोरिकल बैगेज। अब ये कीवर्ड महत्वपूर्ण है, लैक ऑफ हिस्टोरिकल बैगेज। लैक ऑफ हिस्टोरिकल बैगेज या फिर हिस्टोरिकल बैगेज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी घटना या बिलीफ या फिर पास्ट के इवेंट्स जिसके कारण जो प्रेजेंट जनरेशन के लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो रहे हो, है ना। जैसे ब्रिटिश ने कुछ कॉलोनी बनाई अफ्रीका में, तो उसके कारण क्या हुआ कि आज अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ना। तो इंडिया ने कभी भी इस प्रकार की कंसेप्ट पर विश्वास नहीं किया। तो डेफिनेटली हमारा और अफ्रीका का रिलेशन पॉजिटिव निकल कर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पर अफोर्डेबल, अप्रोप्रिएट एंड एडेप्टेबल, ये 3A के कंसेप्ट को अपनाया जाता है। एंड तीसरा रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इक्वलिटी, सॉलिडेरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये बात है। तो हाउ अफ्रीकाज इंगेजमेंट विल हेल्प इंडिया, इसमें बस कुछ बातें ध्यान रखो कि मार्केट है अफ्रीका, ठीक है, भारत के लिए, और साथ ही साथ अफ्रीका को भी भारत की ज़रूरत है। बिकॉज सोचो बहुत सारी बीमारियां वहाँ पर कर्व की जा सकती है अगर उन्हें प्रॉपर मेडिसिनल सप्लाई मिलते रहे तो, विथ चीप प्राइसेस। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स है ना, उन सब में भी कोलैबोरेशंस किए जा सकते हैं। तो ये है, तो वी हैव डिस्कस्ड। एंड ऑल्सो आपका रोबस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन वो सिर्फ बायलैटरल सिग्निफिकेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर जो हम बोलते हैं ना, वो मेरी टाइम नेविगेशन में हो, वो सबको भी अचीव करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ डिफेंस रिलेशनशिप, जहाँ पर फोकस क्या होगा जॉइंट प्रोडक्शन पर, एज वेल एज मिलिट्री सिक्योरिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी इन द फ्यूचर। चैलेंजेस की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली अफ्रीका में चैलेंजेज हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द इंटरनल इनस्टेबिलिटी इन अफ्रीका। तो वहाँ पर फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए, या फिर आपका इथनिक क्लासेस हो गई बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल्स, तो वो सब कॉमन हो जाती है। अभी रिसेंटली आपने देखा है ना। और सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे, तो उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन कावेरी था शायद। हाँ, एक बार मैच कर लेना, ऑपरेशन कावेरी होगा। ठीक है, साउथ सूडान में भी उस प्रकार का सिविल अपराइजिंग्स या सिविल वायलेंस देखने को मिल जाता है। फिर सोशल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स है वहाँ आने नहीं चाहते, इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते, बिकॉज वहाँ पर एथनिक एंड रिलीजियस टेंशंस देखने को मिल जाती है, गवर्नेंस का इश्यू है, टेररिज्म का मुद्दा भी निकल कर आ जाता है, चाइना फैक्टर भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में चाइना फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री पोस्ट सेटअप की गई जबूती में। ठीक है, तो इसीलिए हमें मोर एंड मोर कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी एंड रिलेशनशिप को और मजबूत करना पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, ताकि रिलेशंस और मजबूत हों। ये बातें हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड वही है कि अब जो है न्यू दिल्ली को, यानी कि इंडियन साइड को, सिर्फ बात नहीं बल्कि प्रॉमिस डिलीवर करने की ज़रूरत होगी। दे नीड टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड। अगर
जो रिलेशनशिप है वो हाई लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो साथ ही साथ जो भारतीय इन्वेस्टमेंट्स की गई है अफ्रीका में वो सफिशिएंट नहीं है, और भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा, डिफरेंट रेंजेस के फील्ड में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हम सर्टेन सेक्टर्स में करते आ रहे हैं उसी में करें। साथ ही साथ जो अभी प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हो तो वहाँ पर आपका जॉइंट फंडिंग हो। ठीक है, ये सब बातें तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक आरसीईपी का मुद्दा है, तो आरसीईपी का मुद्दा तो वैसे आसियन कंट्रीज के साथ ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, यहाँ तो अलग से दिया गया। तो लेट्स से थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अब इसकी रिलेवेंसी रही नहीं। बस आप मेंशनिंग के लिए यूज कर सकते हो कहीं रेफरेंस पर, अगर आपको आंसर लिखना हो तो ये जो आपका आरसीपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इट इज़ नथिंग बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके किसके बीच? आसियान कंट्रीज, जिसमें 10 देश आ जाते हैं, प्लस 5 अदर कंट्रीज। इसमें आपका जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इन देशों के साथ किए जाएंगे वो आपका रिड्यूस्ड टैरिफ बैरियर के साथ होगा। हो सकता है कि टैरिफ लगे ही ना, तो ऐसे प्रोविजंस होंगे इस एग्रीमेंट में। इंडिया को भी बोला गया था शामिल होने के लिए, बट इंडिया रिजेक्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ठीक है, क्यों? वी विल डिस्कस, इसी को तो देखना है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट था, जहाँ पर गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अदर इश्यूज को भी कवर करता था। वाई इंडिया ऑप्टेड आउट, 2-3 पॉइंट में हम बात कर लेंगे बस। एक तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो अगर आरसीपी की बात करें तो इसमें आप देखो चाइना भी है। अब भाई साहब, अगर हमने आरसीपी को साइन कर लिया होता तो पता चलता कि चाइना पॉजिटिव साइड में रहता रदर देन इंडिया, तो भर भर के वहाँ के प्रोडक्ट चाहे इंडिया में आते, और इंडियन कंपनीज है या फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उसको दिक्कतें हो जाती, वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करता। तो ये सब कुछ ध्यान में रखा गया बात को। साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि चाइना के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चलता है। तो अगर हमने और ज़्यादा ये कस्टम ड्यूटी सब कट कर दिया तो और ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता था। एंड हायर ट्रेड डेफिसिट इज़ नॉट गुड, ये भी तो आपको पता ही होगा। एंड अपोजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड लैक ऑफ कंसेंसस ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन को समझ लो। रूल्स ऑफ ओरिजिन को मैंने आपको बार बार बताया कि लेट से कि हमने, जैसे इंडिया है और इंडिया और एक दूसरा कंट्री है, कंट्री बी, तो इन दोनों देशों ने एफटीए किया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स बी में प्रोड्यूस होगा, अब वो जब इंडिया में एक्सपोर्ट होगा, मतलब इंडिया में इंपोर्ट होगा, तो टैरिफ नहीं लगेंगे या कम लगेंगे। उसी प्रकार से इंडिया के प्रोडक्ट अगर बी कंट्री में जाते हैं तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लगेंगे या फिर कम लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज विल ग्रो। ठीक है, लेकिन अब समझो कि कोई दूसरा कंट्री सी, ठीक है, अब उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी कंट्री बी में स्टेब्लिश हुई। ठीक है, अब ये जो कंपनी है अब दूसरे दूसरे जगहों से प्रोडक्ट असेंबल कर रहा है, और असेंबल कर ऐसे मंगा रहा है, और बी कंट्री में असेंबल कर रहा है। अल्टीमेटली बी कंट्री में तो मैन्युफैक्चर नहीं हुई, बस असेंबलिंग हुई। और अगर इस प्रोडक्ट पर भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है तब तो भारत को नुकसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक्चुअली ये प्रोडक्ट कंट्री बी में प्रोड्यूस नहीं हुए, सिर्फ असेंबल हुए। तो वही बात है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर ये कंट्री बी में मैन्युफैक्चर होती तब हम टैरिफ कम करते या नहीं लगाते, लेकिन ये तो रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ये इस कंट्री का ओरिजिन है ही नहीं, दूसरे देश से इसको मंगा के असेंबल करके प्रोड्यूस किया गया है। तो डैट्स वाई वो आपका एफटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपका रूल्स ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। उसके बाद ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म पर सहमति नहीं बनी थी,
बेसिकली भारत ने बोला था कि भाई साहब एक सर्टेन लिमिट से अगर इंपोर्ट क्रॉस हो जाता है किसी देश के साथ तो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो कि हम फिर इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सके, लेकिन इस पर सहमति नहीं ही बनी थी, तो भारत ने एग्जिट कर लिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी, नॉन टैरिफ बैरियर्स की, टैरिफ बैरियर तो चलो ठीक है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे देश जो है नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। क्वालिटी कंस्टेंट की डिमांड करेंगे, भाई साहब आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट खाने से बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया, दिस दैट। ठीक है, तो ये है। हालांकि एक और पॉजिटिव कारण ये कह सकते हो कि ऑलरेडी आसियान देशों के साथ एफटीए भारत का साइन है, तो फिर हमें आरसीपी से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑल्सो नॉट ओनली आसियान बट आपका कहाँ गया, जापान के साथ भी एफटीए है, साउथ कोरिया के साथ भी एफटीए है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अब जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि ये हम अब आरसीपी को ज्वाइन करें। सिंपल सी बात है। तो अब इम्प्लीकेशंस क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज़ वेरी ओल्ड इशू, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। नाउ वी मूव टू ईस्ट एशिया समिट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट एशिया समिट, तो एज ए रेफरेंस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका रीजनल फोरम है और एनुअली ये फोरम होती है, और 18 मेंबर नेशन इसमें शामिल होते हैं, और जो मेंबर होते हैं ये बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन के होते हैं, एंड दे डील्स विद द इश्यूज लाइक सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ ईस्ट एशिया का, तो 2005 में इसकी नींव रखी थी, और उसके बाद से ही आपका इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पर कॉपरेशन की बात चलती है। इसमें आप देख लो 10 एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, और इसके साथ साथ इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, रशिया, ये सब भी शामिल हैं। ठीक है, एंड इसकी रिसेंट समिट में जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने ईस्ट एशिया समिट के इम्पोर्टेंस को रीअफर्म किया कि भाई साहब ये जो फोरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू एक्सचेंज व्यूज ऑन स्ट्रेटेजिक इशू, एंड स्पोक ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडयरिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, कि भाई साहब हमें इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करना होगा, सॉवरेनिटी एंड प्रमोटिंग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। कीवर्ड रट लो, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, कहीं पर भी यूज करने में सहूलियत होगी। So we have discussed the India-Africa relations. In the next lecture series, we will discuss Shanghai Cooperation Organization and its related outcome. ये 20th SCO summit तो अब ख़त्म हो गया ना, 21st है, 21st SCO summit। तो outcome we will not discuss, we will discuss SCO basics, objectives, principles, and what is the importance of SCO for India, and then we will come to the conclusion point. Then from there we will focus on India and क्वाड में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ठीक है, इसमें 4 कंट्रीज दैट इज़ योर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, दे फॉर्म्स लाइक ए क्वाड, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्वाड की रिसेंट समिट भी हुई थी, वो तो इसमें नहीं मैंशन होगी, विजन आई एस मैगजीन से आप कवर कर सकते हो जो रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हालांकि जो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड्स वी विल डिस्कस एक्चुअली फ्रॉम हेयर आल्सो। ये बातें हो गई। देन वी विल मूव टू नॉन अलाइन मूवमेंट, जो ये जिसका डिस्कशन अभी हमने अफ्रीका के साथ जो रिलेशन डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने किया। तो क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नाम की रिलेवेंसी ख़त्म हो गई है, नहीं तो क्यों नहीं, क्या किया जाना चाहिए कि इसको रिविटलाइज किया जाए, कंक्लूजन क्या है, वो सब हम देखेंगे। तो मोर और लेस चीज़ें अब आसान हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब के बारे में भी जानेंगे। तो नाउ we are ending the lecture series. Hope you understood all the basics, and this will help you in catering the main specific content. So friends, आज के लिए इतना ही। Thank you very much for the discussion.